जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा ये एडिटोरियल है, ये GS3 के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसानों की जो समस्याएं हैं, खेती से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो हमेशा इंटरव्यू, मेंस हर जगह आपको देखने को मिलता है। हर साल 2 से 3 सवाल आपको मेंस में कहीं ना कहीं सीधा या घुमा के ज़रूर पूछा जाता है इस मुद्दे पर। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा किसी न किसी वजह से किसानों का मुद्दा छाया रहता है अपने देश में। तो देखिए, गेहूं के आयात से जो किसानों को समस्या हो रही है, उसके ऊपर ये संपादकीय लिखा गया है। इसे हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं, डेटा है, चार्ट है, जो कि हम बाहर से इसमें देखेंगे संपादकीय विश्लेषण में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है कि गेहूं का जो आयात सरकार करने वाली है, चाहे वो भंडारण के कमी की वजह से हो, चाहे घरेलू गेहूं की जो उत्पादन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, और जो खर्च उसका है, जो लागत है, जो खर्च है, वो जो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो मूल्य है वो बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। इसको ध्यान में रख के सरकार ने फैसला लिया है कि गेहूं को आयात करना है। उसके पहले यहाँ पे हम एक आंकड़ों को देख लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये टोटल जो प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है, उसका ये एक आपके सामने चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साल दर साल इसमें बढ़ोतरी आपको नज़र आ रही है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखना है, 2022-23 का जो हमारे पास आंकड़ा आया था पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, कृषि मंत्रालय ने जारी किया था इसे। तो ये लगभग आपका 329.6 लाख टन था। मिलियन टन या लाख टन में ये टोटल आपका सारे अनाज का उत्पादन हुआ था। तो इस आंकड़े को याद रखिएगा। अगर प्रीलिम्स में भी ये पॉइंट आपका आता है तो इसको ठीक कर लीजिएगा कि 329.6 या लगभग 330 मिलियन टन के आसपास, यानी 330 लाख टन के आसपास टोटल फूड ग्रेन्स या कुल जो खाद्यान्न है अपने देश में, उतना उत्पादन हुआ था। 2021-22 आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इस चार्ट के आगे हम चलते हैं, कुछ और आंकड़े देखते हैं। देखिए, ये सब भी हाल में ही जारी किया गया था। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का जो अंतिम अनुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन यानी कि टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो ये लगभग 3,296.87 लाख टन यानी कि 329 मिलियन टन के आसपास हुआ है। जो 2021-22 के दौरान प्राप्त इतने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन से 140.71 लाख टन अधिक है। तो एक आंकड़ा आप लगभग ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा। और ये जो आंकड़ा अभी कुछ महीने पहले ही जारी हुआ है इस साल, वो आपका ये है कि अल नीनो जो आपका चल रहा है इस समय, उससे फसल वर्ष 2023-24 पे अच्छा खासा असर पड़ेगा खाद्यान्नों के उत्पादन पे। और सरकार का अनुमान ये है कि ये जो चालू वित्त वर्ष है 2023-24, तो ये जब आंकड़ा जारी किया गया था तो 31 मार्च 2024 के पहले हो गया था, ये आंकड़ा जारी किया गया था। तो उस समय 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का जो आपका वित्त वर्ष है वो चल रहा था। इसलिए इसमें इस तरीके की बात की गई है कि चालू वित्त वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 6% घटकर 309 मिलियन टन रह जाएगा। तो 329.6 मिलियन टन से हमारा खाद्य उत्पादन में गिरावट आएगी 6% की, और ये लगभग 309 मिलियन टन हो जाएगा। अब 329 का 1% निकालेंगे तो 3.29 हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो लगभग कहीं 21-22 का आंकड़ा आपको मिलेगा, 20-21 के आसपास का आंकड़ा मिलेगा। तो 329 में से अगर आप 6% घटाएंगे तो 309 मिल जाएगा। तो 309 मिलियन टन जो है वो हमारा खाद्यान्न उत्पादन रहने की पूरी संभावना है 2023-24 का जो वित्त वर्ष है उसमें। अच्छा, ये तो चलिए हमने आंकड़ों की बात कर ली। अब हम एनालिसिस के अंदर चलते हैं। देखिए, भूमिका में इस तरीके से बातें की गई हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में कीर्तिमान दर्ज करने के बावजूद सरकार ने गेहूं को शुल्क मुक्त आयात करने का फैसला किया है। मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा, आयात होगा, तो उस पर सरकार ने जो भी एक टैक्स लगाया होगा, सरकार ने बोला कि अब हम टैक्स हटा रहे हैं, आप आराम से गेहूं का आयात करिए। जिस भी देश से आप करना चाह रहे हैं, आपको उस आयात के लिए, आयात के बदले किसी भी तरह का शुल्क भारत सरकार को देने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए पहले
मैं गेहूं उत्पादन करता था और हर 1000 किलो के उत्पादन ही 1000 किलो के आयात पे, जो गेहूं का आयात मैं करता था, उसमें हर 1000 किलो पे सरकार मुझसे 10 रुपये लेती है, या मान लीजिए 50 रुपये लेती है। अब जितना भी मैं गेहूं आयात करूंगा, सरकार ने बोला ये जो 50 रुपये आप हर 1000 किलोग्राम पे देते थे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप अपना आराम से जितना मन चाहे गेहूं का आयात करिए, कोई शुल्क आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके पीछे का कारण हमें समझना है। देखिए, यहाँ पे हम गेहूं के बारे में एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी फसल को लेके आपको जो जनरल पॉइंट है, जो इसमें आम बातें की गई हैं, वो आप किसी भी फसल के लिए लिख सकते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत आंकड़े बदलेंगे। चावल को लेके इसलिए सवाल बनने का कम चांस है क्योंकि चावल सबसे अधिक अपने देश में उत्पादन होता है, उसकी दिक्कत हमें नहीं है। गेहूं को लेके सवाल बन सकता है, वो मुद्दा छाया हुआ है कई टाइम से। तो मेंस में या निबंध पे किसानों की समस्या को गेहूं के उत्पादन, गेहूं के आयात, इन सब चीज़ों से जोड़कर आपसे सवाल पूछा जा सकता है या पॉइंट लिख सकते हैं। तो कारण क्या है शुल्क मुक्त आयात करने के लिए, मतलब गेहूं का जो शुल्क मुक्त आयात हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? दो कारण हमें समझना है। सबसे पहली बात है, सरकार के पास जो भंडार है वो घट रहे हैं, और दूसरी चीज़, जो घरेलू कीमतें हैं अपने देश में गेहूं की, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अब ये बहस का मुद्दा हो गया। इस बहस के मुद्दे पे दो तरह के आपको राय देखने को, विचार देखने को मिलेंगे। कुछ लोग इस आयात को, गेहूं के आयात का समर्थन करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और कुछ लोग विरोध करेंगे। तो इस तरह के जब भी कोई पॉइंट, कोई मुद्दा डिबेट होता है, तो अक्सर आपसे सवाल सीधा सीधा नहीं पूछा जाता कि इसके फ़ायदे या नुकसान बताओ। इसमें आपके विचार को देखते हुए सवाल बनाया जाता है कि आपके विचार से गेहूं का उत्पादन, गेहूं का आयात करना भारत में किसानों के हित के लिहाज से सही है या नहीं। इस तरह से सवाल बन गया। अब आपको लगता है कि हाँ सही है, तो आपको उसके समर्थन में पॉइंट लिखना होगा। आपको लगता है कि नहीं है, तो आपको उसके समर्थन में पॉइंट लिखना होगा। तो आपके पास दोनों तरह के पॉइंट रेडी होने चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ मुझे पता है। और अगर इस पर आपसे कह दे कि डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, इस तरह से सवाल घुमा के पूछ दे कि दोनों ही पॉइंट आपको लिखना है, तब आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट समर्थन में, 2-3 पॉइंट इसके विरोध में, और फिर एक निष्कर्ष आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है कि हाँ आयात करिए, लेकिन किसानों के बारे में भी सोचिए। इस तरीके से आपको बात करनी है। तो समर्थन जो लोग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि देखिए, अपने देश में 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। 140 करोड़ लोगों के भरण पोषण की बात है, तो हमें खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि 140 करोड़ लोगों की जो खाने पीने की ज़रूरत है वो पूरी हो पाए। इसलिए ये एक आवश्यक कदम है, आयात आप करिए। जो विरोध में है उनका ये कहना है, जो किसान संगठन या फिर जो भी किसानों से जुड़े हुए संस्था हैं, उन जो विरोध कर रहे हैं गेहूं के आयात का, उनका ये कहना है कि आटा मिल मालिकों और व्यापारियों के दबाव में सरकार ये निर्णय ले रही है। क्योंकि अगर आप आयात करेंगे और अपने पास पहले से भंडारण है, तो जाहिर सी बात है कि घरेलू कीमतें जो हैं गेहूं की वो गिरेंगी। जब घरेलू कीमतें गिरेंगी तो जो आटा मिल हैं, जो इस तरह की इंडस्ट्री हैं, उनको थोड़े से सस्ते दाम पे गेहूं उपलब्ध हो जाएगा। तो वो अपना जो आउटपुट है, जो अपना फाइनल रेट रखते हैं अपने आटे का, या मान लीजिए वो खुले बेच रहे हों, या फिर मान लीजिए वो कंपनी में पैकेट बना के बेच रहे हों किसी भी कंपनी का आटे को, तो वहाँ पर उनको मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगा। गेहूं सस्ते में लिया, आटा लगभग उसी रेट में बेचा, अंतर ज़्यादा आ गया, जितने में खरीदा जितने में बेचा, तो मुनाफा ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से किसान संगठन थोड़ा सा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए बात रखते हैं, लेकिन हमें आंसर में इस तरह से नहीं लिखना है। आंसर के लिए आगे का पॉइंट हमारे पास होगा, हमें बस एक पर्सपेक्टिव समझना है। अब आंकड़ों को ध्यान में रखते हैं और ये आंकड़े आपके हर बार मदद करेंगे। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपने देश में क्या इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, हमें उसको देखना चाहिए। आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो 1950-51 में देश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन लगभग 5.1 करोड़ था। ठीक है, 5.1 करोड़ टन था। 5 करोड़ टन के आसपास हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन होता था, जब बात हम करते 1950-51 की, देश आज़ादी के बाद। जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते 2012-13, लगभग हम 60 साल के बाद जब हम तुलना करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है ये 25.5 करोड़ टन के आसपास। तो हमें 5 गुना बढ़ोतरी 60 सालों में देखने को मिल रही है। अच्छी खासी एक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और उसके 10 सालों के बाद जब हम 8-9-10 सालों के बाद देखने की कोशिश करते हैं, तो भी हमें एक 1.25 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और 2021-22 में ये आंकड़ा 31 करोड़ 60 लाख टन के आसपास था खाद्य उत्पादन को लेके।
तो अगर इसको इस तरीके से चार्ट में आपको बना के दिखाया जाए, ग्राफ में बना के दिखाया जाए, ताकि आपके दिमाग में वो ट्रेंड समझ में आए कि चीज़ें कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो देखिए 3 सालों का आप तुलना देख लीजिए। 1950 से 51 में लगभग 5 करोड़ टन, 5 गुना बढ़ गया 60 सालों के बाद। फिर अगले 10 साल में वो और बढ़ गया, कितना पहुंच गया 31.6 करोड़ टन। ठीक है, 31.6 करोड़ टन, ये आपका करोड़ टन में उत्पादन है, ये साल है। इस तरीके से आपको चार्ट से समझ में आ गया कि चीज़ें कहाँ हमारी बढ़ रही हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें ये बात लिखी गई है कि 1960 के दशक में हरित क्रांति आया था। उसके बाद गेहूं और चावल के जो उत्पादन है उसमें ज़बरदस्त वृद्धि हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जब हम 50 सालों के बाद, लगभग हम एक 50-55 सालों के बाद हम एक समय को जब तुलना करते हैं, जब उस समय हरित क्रांति हुई थी उसके बाद के समय को लेके, तो 2015-16 में हम देखते हैं कि 2015-16 तक देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं और चावल की हिस्सेदारी लगभग 78% हो गई। यानी अपने देश में 2015-16 में जितने भी फल, सब जितने भी आपके अनाज, दाल, सब कुछ उत्पादन हो रहे हैं, उसके 3/4 से अधिक हिस्सा सिर्फ गेहूं और चावल ही हो रहे हैं। गेहूं और चावल का उत्पादन पूरे खाद्यान्न उत्पादन के 3/4 हिस्से से ज़्यादा है। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि गेहूं चावल कितना इंपॉर्टेंट फसल है अपने लिए, कितना महत्वपूर्ण फसल है। लेकिन ये जो हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आंकड़ों में, अभी ये पिछले कुछ सालों में इसमें घटाव नज़र आएगा आपको। यहाँ क्या लिखा है कि हाल के ही वर्षों में गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। और इसका कारण क्या है? 2022 और 2023 में भीषण गर्मी ने पैदावार को ठीक ठाक तरीके से प्रभावित किया है। इसलिए हमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है खाद्यान्न उत्पादनों में, जो कि लगातार आंकड़ों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब उत्पादन में जो ये गिरावट हमें नज़र आ रही है और आपूर्ति में जो कमी नज़र आ रही है, उसका असर क्या होगा? मांग उतनी ही बनी हुई है, जनसंख्या में तो कमी हुई नहीं। जनसंख्या को ज़रूरत है, गेहूं चावल खाना है, उत्पादन में गिरावट दर्ज हो गई। तो जाहिर सी बात है कि गेहूं और चावल में भी, गेहूं की बात अगर हम ज़्यादा करें चावल की तुलना में, तो गेहूं की ज़रूरत बनी हुई है, ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन में गिरावट हो गई, तो वैसे ही मांग में अंतर आ गया। ऊपर से आपूर्ति में भी कमी है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो घरेलू गेहूं की कीमत है उसमें थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कितना देखने को मिला है? तो ये बोल रहे हैं इतना देखने को मिला है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हो, 2275 रुपया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आपका रखा गया है गेहूं के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रखा गया है। अब MSP की जब चर्चा हो गई है तो एग्ज़ाम के लिहाज से MSP इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो सवाल पूछे जाते हैं, पिछले सालों के सवालों में पूछे गए हैं। तो MSP के भी ट्रेंड को हम देख लेते हैं, चार्ट से हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए साल दर साल पिछले 11 सालों के ये MSP है जो आप देख पा रहे हैं। तो 2013-14 में कहीं 1350 था। हालांकि हमें ध्यान देना है 2023-24 पे। 2024-25 जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो सरकार ने अभी 1-2 महीने पहले ही अनाउंस किया था इलेक्शन के पहले, वो है आपका 2275 रुपया गेहूँ के लिए। और उसके पहले कितना था? 2125। तो अभी लेटेस्ट याद रखना है आपको 2275, ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024-25 वर्ष के लिए सरकार ने ये अनाउंस किया था। एक और हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा, हम ये भी देख लेते हैं कि MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये रबी फसलों पर कैसे कैसे लागू हुआ है 2024-25 में। तो देखिए अभी तक हमने गेहूं के लिए देखा 2275, उसके बाद बारले के लिए देखा 1850, चने के लिए देखा 5400, मसूर के लिए 6400, सरसों के लिए 5600 और सूर्यमुखी के लिए 5800। इतना आप नहीं भी ध्यान रखते हैं तो गेहूं आपको याद होना चाहिए। आप चना देख लीजिए 5500 के आसपास, और सरसों देख लीजिए 5650, बहुत है, बस ठीक है। बस एक ट्रेंड है, आपको आइडिया लग जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे दोबारा से। आंकड़ों को देखने के बाद आयात शुल्क अगर आप हटाएंगे तो आयात शुल्क हटते ही निजी व्यापारियों के लिए शायद रूज, अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हो रही है, अभी भी विरोध वाला ही बात हम देख रहे हैं कि क्या क्या किसानों को नुकसान होगा जब से आप आयात शुल्क हटाने की बात कर रहे हैं या आप हटाएंगे। उसके बाद हम फ़ायदे को भी देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जो सरकार हटा रही है।
क्योंकि हमें दोनों ही पक्ष देखना है। तो अभी इस पक्ष पे हम ध्यान देते हैं कि सरकार किस कदम से किसानों को क्या नुकसान हो सकता है। तो आयात शुल्क हटते ही निजी व्यापारियों के लिए शायद रूस जैसे प्रमुख निर्यातकों से मामूली मात्रा में आयात करने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि रूस जो है वो गेहूं की अच्छा खासा पैदावार करता है और दुनिया के टॉप 5 टॉप 6 में उसका निर्यातकों के देशों में नाम शुमार है। यूक्रेन के साथ युद्ध करने की वजह से रशिया के जो मार्केट है वो बंद हो चुके हैं यूरोप को लेके। यूरोप के मार्केट रशिया के लिए बंद हैं, तो रशिया अपने गेहूं का निर्यात वहाँ नहीं कर सकता। रशिया को कोई तो मार्केट चाहिए, तो वो सस्ते में निर्यात कर रहा है, क्योंकि पता है कि भारत के पास खुद का भी उत्पादन होता है। भारत पहले से ही काफ़ी देशों से आयात करता है गेहूं का, तो वो सस्ते रेट में करेगा, तभी भारत मार्केट के हिसाब से ज़्यादा आकर्षित होगा रशिया की तरफ, रूस की तरफ गेहूं खरीदने के लिए। तो व्यापारियों के लिए तो रास्ता खुल जाएगा शुल्क हटते ही, आयात शुल्क हटते ही। व्यापारी जो हैं, निजी व्यापारी जो हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, उनका रास्ता खुल जाएगा रशिया से गेहूं खरीदने का। लेकिन सरकार का यह कदम समस्या कैसे पैदा कर सकता है किसानों के लिए? देखिए, पहले से ही खराब मौसम और बढ़ती लागत की मार से जूझ रहे हैं किसान। ऊपर से आप देखेंगे तो बीज हो गया, सीड्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, बिजली और पानी जैसे कृषि आदानों, यानी कि ये जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, उन पर सब्सिडी देने के बावजूद अधिकांश किसान लगातार संकट में हैं और आत्महत्या या फिर आंदोलन करने को मजबूर हैं। तो ये समस्या उनके लिए और ज़्यादा दिक्कत कर लेगी, क्योंकि वो पहले से ही ख़राब मौसम, बढ़ी हुई लागत की मार से जूझ रहे हैं और ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं जो उनको ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है, तो वो कर्ज के मार में और ज़्यादा ढकेल दिए जाएंगे। अभी हम आगे बात करेंगे कि वो कर्ज में और डूबते चले जाएंगे। तो ये एक पक्ष है जो कह रहा है कि आयात शुल्क मत हटाइए, वरना किसान जो है इस तरीके से लाभान्वित होने की बजाय फिर से एक चक्र में चला जाएगा, जो कि आपका चक्र कौन सा होगा? वो चक्र होगा कर्ज का, वो चक्र होगा परेशानी का। उस चक्र से बाहर आना किसान के लिए फिर से नामुमकिन जैसा साबित हो सकता है। अब गेहूं आयात के समर्थकों का क्या तर्क है? अब हम दूसरे पक्ष का भी बात सुनते हैं। देखिए, इनका कहना है कि खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए ये एक आवश्यक कदम है। हमारे पास अतिरिक्त भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए भी ये एक आवश्यक कदम है, क्योंकि सरकार का भंडारण जो है गेहूं का वो कम हो रहा है। अब अगर अतिरिक्त इस भंडारण को सुनिश्चित कर सकते हैं तो इसका उपयोग कैसे हो सकता है? इसका उपयोग हो सकता है प्राकृतिक आपदाओं के समय। प्राकृतिक आपदा बढ़ रही है, तुरंत आपको गेहूं चावल देने की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास अतिरिक्त भंडारण है, वहाँ से निकालिए, तुरंत उनको राशन पहुँचा दीजिए। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा यहाँ कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है भंडारण? देखिए, वैश्विक गेहूं बाजार में व्यवधान जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में हो सकता है। आज आप रशिया से ले रहे हैं, कल को रशिया जिन रास्तों से भारत को गेहूं दे रहा है, निर्यात कर रहा है, वो रास्ते बंद हो जाएं कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो भारत का एक अच्छा खासा मार्केट बंद हो जाएगा। भारत जहां से सस्ते दरों पे ले रहा था गेहूं, वहां से व्यवधान आने की वजह से गेहूं शायद उतनी मात्रा में या बिल्कुल भी न के बराबर भारत आयात कर पाएगा रशिया से गेहूं को। तो भारत का एक मार्केट वो डूब सकता है, एक मार्केट थोड़े समय के लिए रुक सकता है। कोई और देश शायद तैयार ना हो, उनके यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, वो भारत को सप्लाई ना करें, तो गेहूं की हमारे यहाँ किल्लत देखने को मिल सकती है। गेहूं की किल्लत देखने को मिलेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो घर में रोटी के लिए लोग मोहताज हो जाएंगे। तो ये जो अप्रत्याशित परिस्थिति है, इन सब से निपटने के लिए आपके देश में अतिरिक्त भंडार होना चाहिए। तो ये तर्क के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। तीसरी चीज़, केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहने से जो जुड़े जोखिम हैं वो कम हो सकते हैं अगर हम भंडारण अपने पास करके रखे हैं। देखिए, मौसम की मार है, मौसम की मार अगर किसान झेल रहा है तो मौसम की मार फसल भी तो झेल रहा है। आज हमारे यहाँ सूखा ज़्यादा पड़ जाए, बाढ़ की हालत ज़्यादा बेकाबू हो जाए, उसकी वजह से गेहूं के पैदावार में फ़र्क पड़ सकता है। जब गेहूं के पैदावार में फ़र्क पड़ेगा तो उसकी आपूर्ति में फ़र्क पड़ेगा, उसकी आपूर्ति में फ़र्क पड़ेगा तो मांग का जो अंतर है वो दाम को, घरेलू गेहूं के दाम को ऊपर उठा देगा। नतीजा फिर से वही दिक्कत, उपभोक्ताओं को घरों में फिर से रोटी के लिए लोग परेशान, महंगाई बढ़ जाएगी। इन सब के लिए भी भंडारण की आवश्यकता है। सरकार तुरंत अपने भंडारण से गेहूं की कमी अगर हो रही है मार्केट में तो तुरंत वहाँ सप्लाई कर सकती है, उसकी आपूर्ति कर सकती है, जिससे मांग के हिसाब से आपूर्ति की व्यवस्था या आपूर्ति गेहूं की
जो मात्रा है वो उतनी बनी रहे जितनी मांग है उसकी लोगों के द्वारा। तो यही लिखा हुआ है कि जो घरेलू जोखिम है उन जैसे कि जलवायु परिवर्तन, उसके प्रति तेज़ी से संवेदनशील होते जा रहे हैं उत्पादन, तो उनसे भी बचाव आपको देखने को मिलेगा अगर आप भंडारण करके रखेंगे। उपभोक्ता कीमतें कम रहेंगी। यह बढ़ती खाद्य लागतों से जूझ रहे परिवारों को बहुत ज़रूरी राहत प्रदान कर सकता है, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी तो वैसे ही लोग पहले से शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, इन खर्चों पे पहले से ही लोग जूझ रहे हैं, तो वो कीमतें अगर थोड़ी घटती हैं तो लोगों को लाभ ही होगा इससे। अब किसानों के लिए चिंता का क्या विषय है, हमें फिर से समझना है। देखिए, सस्ते आयात से, आप देश में गेहूं का आयात कर रहे हैं सस्ते दामों पे, सस्ते आयात से क्या होगा कि जो घरेलू गेहूं की कीमतें हैं उनमें गिरावट आ सकती हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा, अगर घरेलू गेहूं के दामों में गिरावट दर्ज दिखती है तो किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। जितना उनका लागत है वो शायद पूरा उनके पास पैसा नहीं आएगा। अब इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा कि इससे उनकी आजीविका और ऋण चुकाने की जो क्षमता है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और कर्ज का जो चक्र है, कर्ज का जो माया जाल है, वो किसानों की ज़िंदगी में और गहरा होता चला जाएगा। और ये जो गहरा होता चला जाएगा उसका कारण भी हमें समझना है कि कर्ज का माया जाल क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है किसानों की ज़िंदगी से। उसका एक कारण अप्रत्याशित मौसम का पैटर्न है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कुछ, कभी दूसरी आपदाएं। इसकी वजह से उनका लागत पूरा नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से वो कर्ज के मायाजाल में फंसे रहते हैं। दूसरा कारण है फसलों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव, जैसा कि हम अभी ऊपर बात कर रहे हैं। और तीसरा है अपर्याप्त संस्थागत समर्थन। किसानों को अगर अपने फसल उगाने के लिए लोन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो वो बैंक से तो जल्दी या कोई कोऑपरेटिव संस्था से जल्दी मिल नहीं पाता है। नतीजा, जो प्राइवेट लोग उनको पैसा देते हैं, निजी स्रोत से जो उनको कर्जा मिलता है, उस पर ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती है कि फिर उनकी लागत अगर ठीक ठाक निकल भी जाए तो वो ब्याज चुकाने के बाद भी उनके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं बचता है। इसकी वजह से कर्ज के माया जाल से वो फिर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ब्याज अगर वो चुका भी दिए तो मूलधन नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से अगले साल फिर उनको मूलधन चुकाने के लिए भी अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि किसान भविष्य में गेहूं की खेती करने से हतोत्साहित हो जाएंगे। उनको लगेगा गेहूं की खेती में रखा क्या है, पैसा लगाओ, पता ही नहीं है कि जब बेचने जाएंगे गेहूं तो हमारा मार्केट रेट क्या होगा। आज हमें ठीक ठाक मूल्य मिलने का अनुमान है, तो कुछ दिन बाद सरकार हो सकता है सस्ते आयात करा दे गेहूं की, क्योंकि दाम ज़्यादा है उपभोक्ताओं के लिए, तो हमें अपना लागत के हिसाब से पूरा पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से कोई भी किसान जल्दी प्रोत्साहित नहीं होगा गेहूं की खेती करने के लिए, एक तरीके से हतोत्साहित नजर आएगा। अब इसका क्या निगेटिव असर पड़ेगा? इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा कि दीर्घकालिक निर्भरता हमारी बढ़ जाएगी। अभी क्या है कि अपने देश में ही अगर किसान प्रोत्साहित नहीं हो रहे हैं गेहूं की खेती करने के लिए, तो गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा। जब गेहूं का उत्पादन कम होगा तो गेहूं की जो मांग है उसको बरकरार रखने के लिए हमें हमेशा बाहर से गेहूं को मंगवाना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। तो एक लंबे समय तक दीर्घकालिक निर्भरता हमारी बढ़ेगी गेहूं को आयात कराने पे। दूसरी चीज़, गेहूं उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता भी तो कमज़ोर हो सकती है। जब हरित क्रांति के बाद से हम अपने गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो। और अगर हम कृषि क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर नहीं हैं तो सबसे पहली बात है खाद्य सुरक्षा ही हमारा खतरे में पड़ जाएगा। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। तो वर्तमान स्थिति में आयात पर निर्भर रहने के बजाय अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण यानी माइक्रो पर्सपेक्टिव को अपनाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम ऐसे क्या छोटे छोटे कदम उठाएं जिससे हमें हर तरह की समस्या से निजात मिल जाए। सरकार को खाद्य सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, टिकाऊ, इसको बोल सकते हैं आप एवरलास्टिंग स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाने की ज़रूरत है, जिसमें दो चीज़ें शामिल होनी चाहिए। एमएसपी खरीद को मजबूत करना और एमएसपी को वैध करना शामिल होना चाहिए। आप एमएसपी को लीगल बना दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसान बेचने जा रहा है अपना गेहूं चावल, उसको पक्का रसीद मिल रहा है मार्केट से, जहाँ पे सरकार उनसे ख़रीद ले रही है उनके गेहूं चावल को किसानों से, वहाँ पर तो चलिए ठीक है, एमएसपी के दाम पे सरकार उनको
पेमेंट कर दे रही है, सरकार उनको उतने पैसे दे रही है। लेकिन जहाँ पर निजी व्यापारी उनसे खरीद रहे हैं, बड़े किसान खरीद रहे हैं फसल को, वहाँ पर एमएसपी की गारंटी तो है नहीं। लेकिन जब उनको बिल मिलेगा और अगर वो एमएसपी के नीचे मिला तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको जवाबदेही देना पड़ेगा जो खरीदेंगे सस्ते दाम पे कि एमएसपी जब सरकार ने इतना बोल रखा है, कानूनन रूप से ये लागू है, तो आप इसके नीचे दाम पे कैसे खरीद रहे हैं। तो ये एक जवाबदेही भी तय होगी। अब इसका लाभ कैसे मिलेगा? इसका लाभ इस तरीके से मिलेगा कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद उनकी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य का आश्वासन तो मिल ही जाएगा। बाजार में फिर क्या होगा कि अगर रेट नीचे लाना भी है सरकार को, सरकार ने मान लीजिए एक दाम पे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी, और सरकार चाहे खुद किसानों से खरीद रही हो फसल को या फिर कोई निजी व्यापारी खरीद रहा हो या कोई भी बड़ा किसान खरीद रहा हो छोटे किसानों से फसल को, तो एमएसपी के ऊपर अगर एमएसपी थोड़ा ज़्यादा सरकार को लग भी रहा है कि इससे उपभोक्ता जो खा रहे हैं गेहूँ खरीद के वो थोड़े ज़्यादा रेट पर है, तो सरकार सब्सिडी दे देगी। सरकार बोलेगी कि किसानों से उतने ही रेट पे खरीदो जितना हमने बोला है एमएसपी पे। अगर ये रेट पे ज़्यादा पड़ रहा है मिल के मालिकों को, आटा मिल के मालिकों को ये रेट ज़्यादा लग रहा है, तो हम थोड़ी सी सब्सिडी दे देंगे। सरकार कुछ अलग व्यवस्था करेगी, लेकिन किसानों को तो उनका लागत का पूरा पैसा मिल जाएगा। और बिचौलियों द्वारा जो संकटपूर्ण बिक्री या शोषण हो रहा है किसानों का, वो भी बच जाएगा। तो सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम क्या उठाने की ज़रूरत है? और ये जो भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ये सिर्फ गेहूं चावल पे लागू नहीं होता है, बल्कि कोई भी फसल जहाँ पे किसान संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पर आप ये सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। किसानों को दालों, बाजरा और अन्य सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकल्पों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करने की अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए आने वाले समय में इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लू इतने लंबे लंबे समय तक चल रहे हैं, तो सूखा प्रतिरोधी जो फसल हैं उनको उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ प्रोत्साहन देने से काम हो जाएगा कि आप उगाइए, ये बहुत अच्छा है, ऐसे कोई इन किसान जल्दी फसल नहीं उगाएगा। तो हमें उस पर कुछ मेहनत करना पड़ेगा सरकार को। पहली बात, जो वैकल्पिक फसल है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी किसान को कि देखिए ये वैकल्पिक फसल आप जिससे अभी तक गेहूँ चावल उगाते आ रहे हैं उसकी जगह आप ये फसल उगाते हैं, तो इससे आपको क्या लाभ होगा। ऊपर से सरकार को प्रशिक्षण भी देना होगा, बेसिक ट्रेनिंग भी देनी होगी, किसानों को थोड़ा बताना पड़ेगा, चाहे आप टीवी के माध्यम से बताइए, रेडियो के माध्यम से बताइए, किसी भी तरीके से बताइए, वॉलंटियर तैयार करिए, स्वयंसेवक तैयार करिए, गांव-गांव भेजिए, लोगों को समझाइए, कोऑपरेटिव्स को बोलिए कि वो लोग किसानों को समझाए कि किस तरीके से इस फसल को उगाना है, इस फसल को उगाने पे आपको क्या फ़ायदा है। दूसरी चीज़, इन फसलों के लिए बाज़ार भी आपको एक मजबूत बाज़ार स्थापित करना पड़ेगा। मुझे पता है गेहूं की जगह अगर चावल की जगह अगर मान लीजिए धान की फसल की जगह अगर मैं दाल उगाता हूं तो मुझे पता है कि मेरे खेत में पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी, और अगर थोड़ा सा मौसम का मार पड़ता भी है तो भी उस स्थिति में मेरे खेत से अच्छा खासा फसल दाल का निकल आएगा। लेकिन उसके आगे अगर आप बात नहीं करेंगे कि मार्केट कहाँ होगा, तो मैं दाल कहाँ बेचूंगा। दाल इतना बीघा में खेती करने के बाद दाल सारा घर के लिए तो खाना नहीं है, उसको बेचना भी है ताकि कुछ कमाई भी आए, कमाई का स्रोत भी हो। तो वो जो दाल है उसका मार्केट भी तो मुझे पता होना चाहिए, वरना मैं इतना उगा लूँ और मुझे पता ही नहीं कि मार्केट कहाँ है, बेचना कैसे है, तो कैसे काम चलेगा। कोई भी जल्दी प्रोत्साहित नहीं होगा दूसरा फसल बेचने के लिए। इससे बढ़िया अभी तक जो मार्केट बना हुआ है वही फसल उगाओ। तो ये भी सरकार को करना पड़ेगा। पर्याप्त भंडारण सुविधाएं और कुशल परिवहन प्रणाली के बारे में भी सोचना होगा। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनाना पड़ेगा। किसान अगर उगा रहे हैं तो वहाँ से मार्केट तक ले जाने की सुविधा आपको बनानी पड़ेगी। चाहे रोड अच्छा हो तो ट्रैक्टर के माध्यम से जाके बेच रहे हैं, कोई ट्रक आके ले जा रहा है, इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कुशल परिवहन प्रणाली स्थापित करनी पड़ेगी। साथ ही साथ भंडारण की सुविधा स्थापित करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, ताकि आपकी फसल जब उग जाए तो उसके बाद का जो समय होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी कि खेती के बाद का जो समय होता है जिसमें आपकी फसल बर्बाद हो जाती है, वो कोल्ड स्टोरेज में पड़े रहने से बर्बाद नहीं होगी। तो इसके भी पर्याप्त भंडारण सुविधाएं सरकार को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों में भारी कमी देखने को मिले। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में निवेश करना चाहिए सरकार को, जिससे कि पहले से अंदाज़ा लग सके कितनी बारिश हो सकती है, कौन से फसल के लिए आपका मौसम बेहतर होगा। ये सब चीज़ें हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो
निष्कर्ष अगर हम लास्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि गेहूं के आयात से जुड़ी जटिलताओं पर गहराई से विचार करते हुए एक स्थायी खाद्य सुरक्षा रणनीति के लिए वैकल्पिक समाधानों की खोज करने की आवश्यकता है। तो एक लंबा एडिटोरियल एनालिसिस अपना कंप्लीट होता हुआ, बाकी ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ कैसे मिलेगी वहाँ पर सारा डिटेल मौजूद रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।